हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नॉर्मली मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं सूडान के बारे में बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सूडान को वो लेवल ऑफ अटेंशन नहीं मिल रही जो उसको मिलनी चाहिए, जो हम नॉर्मली फ़लस्तीन या इसराइल के कन्फ्लिक्ट को देते हैं। हालांकि यहाँ भी जेनोसाइड उसी लेवल का हो रहा है। इसकी रीज़न शायद ये है कि ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का पार्ट है जिसे हम कभी भी सीरियस नहीं लेते। शायद हम रेसिस्ट हैं या फिर इसकी जियोपॉलिटिकल वैल्यू बहुत कम है। जब से हम मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर हुए हैं, स्पेशली फ्रॉम 1950 टिल नाउ, यूरोप, अमेरिका और अदर मेजर कंट्रीज ने सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज को यूज किया फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। एक जगह से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया और अपनी कंट्रीज में जाकर बेच दिया। हालांकि जिस हिसाब से अफ्रीकन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं, उनको इजीली रिच कंट्रीज का पार्ट बन जाना चाहिए, लेकिन वेस्ट की जो आदत है कि वो बार बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन्वॉल्व होता रहता है, इस वजह से वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पार्ट है। खैर, ये तो एक हिस्टोरिकल एवेल्युएशन है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर कि सूडान का कन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, और दूसरा कि इसको उस लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही जो हम देनी चाहिए। सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ्स की बात कर लेते हैं, जो कि सूडान की पॉपुलेशन को इस तरीके से डिवाइड करता है, जो मैं अगर एक्सप्लेन करूं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग, जो कहता है कि 91% मुस्लिम बेस्ड पॉपुलेशन है सूडान की। इसके अलावा आई नो काफ़ी लोग जो हैं वो यूएन के स्टैट्स को वैलिड नहीं मानते या यूएन को हमेशा वेस्टर्न पपेट मानते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए सिर्फ स्टैट्स की तरफ देखें। 12.7 मिलियन यानी कि 1,27,00,000 लोगों को फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया गया उनके घरों से। 24.6 मिलियन यानी कि 2,46,00,000 लोगों को इस वक्त एक्यूट हंगर से फेस करवाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है खाने पीने के। एक्यूट हंगर उस स्वेयर किस्म की हंगर को कहते हैं जिसमें इंसान इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि उसको मरने का भी खतरा हो जाता है। इसके अलावा ये स्टैट्स जो हैं ये और वर्स भी हो सकते हैं अगर हम लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस ना किया। इसके अलावा सूडान वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर नंबर 30 पे आता है विद 52 मिलियन पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ सूडान जो है वो दुनिया के अंदर थर्ड मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री बना हुआ है अफ्रीका की। और इसके अलावा जो इनका गोल्ड है वो जब इतना ज़्यादा बिक रहा है कि ये थर्ड नंबर पे आया हुआ है, तो इसको तो रिच हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अफ्रीकन गोल्ड रिपोर्ट की तरफ देखें तो वो ये कहती है कि सूडान का जो गोल्ड है उसमें से 50-70% गवर्नमेंट नहीं सप्लाई कर रही, वो स्मगलर सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉफिट होने की बजाय जितनी भी स्मगल करने वाली पार्टीज हैं उनको प्रॉफिट होने लग गया। खैर, अब थोड़ा सूडान की हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं। सूडान 1956 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इससे पहले हमारी तरह एक ब्रिटिश रूल के अंडर आता था, और वैसे भी जब से इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद एक तरह का मिलिट्री रूल ही चल रहा था। लेकिन 1989 के अंदर उमर अल बशर ने सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरटेक करके खुद की मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली, और वहाँ से करप्शन की एक नई दास्तान स्टार्ट हुई, जिससे कि इतनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई कि एक दिन 2011 के अंदर सूडान के दो हिस्से हो गए, साउथ सूडान और सूडान। और फिर 2019 में आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ रूलिंग सूडान की आवाम फिर सड़कों पर निकले उमर अल बशर के खिलाफ, और उनकी भी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अब आवाम को लगा कि वो फ्रीडम के साथ जी सकते हैं, लेकिन इसकी जगह दो जनरल्स ने टेक ओवर कर लिया। एक सूडानीज आर्मी के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरा आरएसएफ के जनरल मोहम्मद हमदान दलागो। उन्होंने उमर अल बशर की गवर्नमेंट को टेक ओवर किया और अपनी एक केयर टेकिंग गवर्नमेंट सेटअप कर दी, क्योंकि एकदम से इलेक्शंस कॉल नहीं हो सकते थे। लेकिन इसके अंदर आवाम के साथ ये चालाकी की गई कि फतेह अल बुरहान जो हैं वो उसके हेड बन गए, और डिप्टी लीडर जो हैं वो मोहम्मद हमदान दलागो को बना दिया गया। अब लोगों को लगा कि वो फिर से डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं, लेकिन 2021 में एक और मिलिट्री कूप हुआ जिसमें आरएसएफ और सूडानीज आर्मी इकट्ठे होके, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी केयर टेकिंग, इसमें सिविलियंस भी थे और आर्मी पर्सन्स भी थे, इसलिए इन्होंने सिविलियंस को फिर दोबारा से निकाल दिया। तो लोगों का जो ख्वाब था कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकते हैं, वो इन लोगों ने खुद तोड़ दिया अपनी डिक्टोरियल पावर से। वो अलग बात है कि 2021 में आरएसएफ और सूडानीज आर्मी ने मिल के मिलिट्री कूप किया था, लेकिन इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं आप लोगों को कन्फ्लिक्ट डायरेक्ट समझाऊं तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगा, इसलिए उससे पहले कुछ टर्म्स समझ लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स को कहते हैं, और ये कन्फ्लिक्ट इस वक्त आरएसएफ और सूडानीज आर्मी के बीच में चल रहा है। अगर आपको मैं थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो आरएसएफ जो है वो सूडान की जो ऑफिशियल आर्मी है उसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आरएसएफ एक अलग मिलिट्री ग्रुप है और सूडान की जो आर्मी है वो ऑफिशियली एक अलग ग्रुप है, और इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कंट्रोल का चल रहा है, क्योंकि दोनों पार्टीज कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि पहले उमर अल बशर के अंदर दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स होते थे, लेकिन उमर अल बशर के जाने के बाद ये मिलिट्री ग्रुप्स इंडिपेंडेंट हो गए, जिसकी वजह से इनका कन्फ्लिक्ट बढ़ गया ओवर द कंट्रोल ऑफ एरिया।
अब जो मेन इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो इधर से स्टार्ट हुआ था कि जब सूडान की आर्मी ने आरएसएफ को ऑफर किया कि वो सूडान की ऑफिशियल आर्मी का पार्ट बन जाए और पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिटी वाली एक आर्मी बन जाए, सिंगल आर्मी यूनिट, मतलब कि आरएसएफ खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इसमें खतरा यह था कि आरएसएफ खत्म होती तो मोहम्मद हमदान दलागो जो हैं उनका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है इसके साथ साथ, क्योंकि वही उसके हेड थे। याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि सूडान जो है वो अफ्रीका की 3rd मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। यहाँ अब वो जो गोल्ड है उसकी वॉर भी हो रही है, क्योंकि आरएसएफ और सूडानीज आर्मी जो है वो इस वक्त कंट्रोल के लिए लड़ रही है, क्योंकि गोल्ड माइंस डिफरेंट कंट्रोल में आ रही थी उमर अल बशर के कंट्रोल खत्म होने के बाद, क्योंकि इन दोनों ने आपस में गोल्ड माइंस को भी बांट लिया था। अब वॉर इस चीज़ की है कि ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड माइंस को टेक ओवर करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बेचें और उसी पैसे से हथियार खरीदें और अपने मुल्क के अंदर जो कंट्रोल है उसको ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। ऑन अप्रैल 15, 2023 ये वॉर ऑफिशियली स्टार्ट होगी जब सूडानीज आर्मी और आरएसएफ के बीच में कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आरएसएफ ने जो है अपनी मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दी सूडान के डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि उनको थ्रेट ये था कि अगर हमें मिक्स कर दिया गया सूडान की आर्मी के साथ तो हमारी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। और सूडानीज आर्मी को डर ये हुआ जब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुई कि अगर ये डिप्लॉयमेंट इनकी स्टार्ट हो गई और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एरियाज़ को टेक ओवर कर लिया तो सूडान की आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे सूडान के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उस दिन से लेके अब तक इस जंग को स्टार्ट हुए हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला और जानी नुकसान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब तक स्टारवेशन के साथ साथ 1.5 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त मर चुके हैं। कैन यू इमेजिन कि 2 लोग सिर्फ अपनी ईगो नहीं ख़त्म कर पा रहे या उनके आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो पा रहे, इस वजह से 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है। हालांकि ये दोनों जर्नल्स ने ही 2021 के अंदर मिलिट्री कूप किया था इकट्ठे होके, लेकिन आज यही 2 जर्नल्स जो हैं वो एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। इसके अलावा यूएई पर एक इल्ज़ाम भी लगता है कि यूएई जो है वो हथियार सप्लाई करता है आरएसएफ के सोल्जर्स को और बदले में उनसे स्मगल हुआ वो गोल्ड खरीदता है, लेकिन यूएई ने हमेशा इन क्लेम्स को डिनाई किया है। ये क्लेम्स इस हद तक बढ़ गए थे कि सूडान की गवर्नमेंट ने एक दफ़ा यूएई पर केस भी कर दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कि हथियार सप्लाई ये अभी तक कर रहे हैं आरएसएफ को, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस बात को डिनाई कर दिया कि ये हमारी ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, हम लोग यूएई के ऊपर एक केस रजिस्टर कर ही नहीं सकते। शायद आप लोगों में से कई लोगों को सीरिया की हालत का पता हो, उधर भी 3 से 4 ग्रुप्स बने हुए इसी तरीके से जो आपस में फाइट कर रहे हैं और उनको डिफरेंट मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। यही हालत सूडान में भी हो रही है, हर एक मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जो उनको फायदा पहुंचाते हैं, उनको हथियार भी दे रहा है और ये वॉर इस वजह से और ज्यादा बढ़ भी रही है। सूडान में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है और जब मुसलमानों का ये हालत, सोचे माइनॉरिटीज़ का क्या हाल हो रहा होगा, उनका तो पूरा जेनोसाइड किया जा रहा है आरएसएफ की तरफ से, जिसमें सूडान की आर्मी भी पीछे नहीं है। उमर अल बशर के दौर में इन लोगों ने भी माइनॉरिटीज़ को उसी तरीके से कत्ल किया क्योंकि इनका इरादा ये था कि हर एक नॉन अरब कम्युनिटी को सूडान की पॉपुलेशन से रिमूव कर दिया जाए और फुली अरब कम्युनिटी बनाई जाए, और सिर्फ इस बेस के ऊपर पूरी जो माइनॉरिटी है उसका जेनोसाइड कर दिया गया। नाउ मेन क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सूडान? वॉर कैसे रुकवाई जा सकती है? सबसे पहले तो लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो लोग अभी करना स्टार्ट भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ऑफर कर रहा है यूएस और यूएई और इसके साथ साथ और बाकी कंट्रीज, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आरएसएफ और सूडान की आर्मी को। वो लोग एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो सीएस फायर के ऊपर नहीं आ रही। अगर ये ब्लेम चलता रहा उसी तरीके से वॉर चलती रहेगी, तो कंट्रीज को उनको फोर्स करना पड़ेगा कि ये लोग सीज फायर पे अमल करें और एक ट्रूस पे एक्सेप्ट कर सकें डील को। कीप इन माइंड, अगर ये ट्रूस ना हुआ तो अभी खाली 1.5 लाख लोगों की जान गई है, इसके बाद और ज़्यादा लोगों की जान जाएगी, हो सकता है 2 लाख या 2.5 लाख, तो इसलिए ट्रूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि सूडान की हिस्ट्री क्या थी और इसका कन्फ्लिक्ट क्या था। अब कंट्रीज़ के हाथ में है कि वो किस तरीके से इस ट्रूस के ऊपर इन दोनों पार्टीज़ को आमादा कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगा ताकि आने वाले कंटेंट को मज़ीद देख सकें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।